हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द डायरेक्ट मेथड। लास्ट क्लास में हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ लिया था। ये जो डायरेक्ट मेथड है, ये उसी के रिएक्शन में आया। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी हो गई, लोगों की वोकैब बहुत अच्छी हो गई, ट्रांसलेशन कर पा रहे थे, लिटरेचर को अच्छी तरह से पढ़ पा रहे थे। लेकिन हमने बात की थी कि उसमें कम्युनिकेशन, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स जो थे ना, वो बड़े कमजोर हो गए थे। स्टूडेंट बोलना नहीं सीख पा रहा था, उसका ओरल जो कम्युनिकेशन था वो सही नहीं हो पा रहा था। तो ये बड़ी एक लिमिटेशन रही उस मेथड की, और उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए उसके रिएक्शन के रूप में डायरेक्ट मेथड आया। डायरेक्ट मेथड जो था ये फ्रांस में डेवलप हुआ 1901 के अंदर ही कह सकते हैं आप। वो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था वो जर्मनी में डेवलप हुआ, ये फ्रांस में डेवलप हुआ 1900 के आसपास, 1901 या उसके आसपास था, फ्रांस के अंदर डेवलप हुआ। और ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन के रूप में आया। इसमें यह कहा गया कि इंग्लिश शुड बी टॉट थ्रू इंग्लिश, इंग्लिश को इंग्लिश के थ्रू ही पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है ना। अब इंग्लिश को आपको ना ग्रामर का यूज जो वहां पे आप डिडक्टिवली यूज करते थे या वो इंडक्टिवली यूज करना है, वहां ट्रांसलेशन करते थे या ट्रांसलेशन ना के बराबर होगी। वहां मदर टंग का यूज कर सकते थे आप जीटीएम में, यहां कहता है कि मदर टंग का यूज नहीं कर सकते आप। यहां आपको टारगेट लैंग्वेज का यूज करना है, टारगेट लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। ठीक है ना। इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश ही यूज होनी चाहिए, नेचुरल मेथड की तरह से पढ़ाना है। जैसे बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज सुनता है, समझता है, घर के आसपास वही माहौल देखता है और वो इंग्लिश सीख जाता है। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज सीख जाता है, इन द सेम वे टीचर भी क्लास में अलग अलग तरीकों से क्लास में एक इंग्लिश का माहौल बनाएगा, टारगेट लैंग्वेज का माहौल बनाएगा। टीचर हर जो डायरेक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो टारगेट लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में ही देगा। वो बच्चों को मदर टंग का यूज नहीं करने देगा। यहाँ ओरल जो लिसनिंग स्किल्स हैं, जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, उन पर शुरू से फोकस किया जाएगा। प्रोनाउंसिएशन पे शुरू से ध्यान रखा जाएगा। टीचर क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाएगा, टीचर क्लास में कन्वर्सेशन करवाएगा बच्चों के साथ में। टीचर जो है उनको क्वेश्चन आंसर्स पूछेगा, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू पढ़ाएगा, और क्वेश्चंस भी इंग्लिश में पूछे जाएंगे, स्टूडेंट को आंसर्स भी इंग्लिश में देने। ठीक है ना। और राइटिंग और जो रीडिंग है, इन स्किल्स को बाद में डेवलप किया जाएगा। पहले बच्चों को क्लास में एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाएगा इंग्लिश का, और फिर स्टूडेंट उससे इंग्लिश को बोलना सीखेगा। ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ानी है तो इंग्लिश के थ्रू ही पढ़ाओ। अब ये मेथड ना नेटिव स्पीकर्स के लिए तो ठीक था, लेकिन इंडिया जैसे जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश जानते ही नहीं है, वो इंग्लिश कैसे बोलेंगे, थोड़ी दिक्कतें आई बाद में। और अभी आजकल डायरेक्ट मेथड भी बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा। ये भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह एक पुराना ही मेथड है, जिसको आप नेचुरल मेथड भी कहते हैं, इसको बर्लिट्स मेथड भी कहते हैं, कन्वर्सेशनल मेथड भी है। चूंकि ये फोनेटिक्स पे, प्रोनाउंसिएशन पे जोर देता है, इसलिए इसको हम लोग फोनेटिक मेथड भी कहते हैं। ये इसको आप जो है ना, ये नेचुरल मेथड एक्चुअली फर्स्ट लैंग्वेज की तरह नेचुरली पढ़ाया जाना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों इस मेथड के बारे में, क्या मेथड है, कैसे आया, कब आया, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, और फिर क्या इसके एडवांटेज होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेज। तो हियर वी गो, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, द डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिफॉर्म। इसको आप रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं, रिफॉर्म मेथड। इसको ओरल मेथड भी कहते हैं। रिफॉर्म मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सुधार किया। उसमें जो कमियां थी, चारों स्किल्स नहीं हो पा रहे थे। मेन था प्राइमरी स्किल्स, स्पोकन और रिटन इंग्लिश, वो स्पोकन और लिसनिंग वाले स्किल्स वो अच्छे नहीं हो पा रहे थे, तो उसका सुधार था। इसको ओरल मेथड भी कहते हैं। ओरल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको बोलना सिखाता है, शुरू से फोकस बोलने पर, स्पीकिंग पर, लिसनिंग पे होता है। इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इसको नेचुरल मेथड इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार
फर्स्ट लैंग्वेज आप नेचुरली सीखते हैं एनवायरमेंट से, नेचुरल एनवायरमेंट से। इन द सेम वे आप लोगों को इंग्लिश भी सीखनी है, सेकंड लैंग्वेज भी ऐसे सीखनी है जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं। यानी कि उसका लिए टीचर को क्लास में एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, तो नेचुरली तरीके से सिखाया जाता है। और इसको बर्लिट्स मेथड भी कहते हैं, बर्लिट्स मेथड, क्योंकि अमेरिका में बर्लिट्स ने इसको डेवलप किया था इस मेथड को, इसलिए इसको बर्लिट्स मेथड भी कहते हैं अमेरिका में स्पेशली। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्सेशनल मेथड, क्योंकि इसमें बातचीत के तरीके से टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं, खूब इंटरेक्शंस होते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है ना, बातचीत कम्युनिकेशन होती है, स्टूडेंट और टीचर, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशंस होते हैं, खूब सारे कन्वर्सेशन सेशन रखे जाते हैं, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस होती है, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, इसलिए इसको कन्वर्सेशनल मेथड भी कहा जाता है। और इसको फोनेटिक मेथड भी कहते हैं। फोनेटिक मेथड क्यों कहते हैं दोस्तों इसको? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे इस मेथड में शुरू से ध्यान दिया जाता है। प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, और आपके प्रोनाउंसिएशन क्या है उसके ऊपर फोकस करते हैं, कमी होती है दूर करता है टीचर, इसलिए इसको फोनेटिक मेथड भी कहते हैं। और ऐसा कुछ भी हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में नहीं था। इसको बर्लिट्स मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि बर्लिट्स मेथड वाज डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन बर्लिट्स इन अमेरिका इन 1887। 1887 में इसको बर्लिट्स ने अमेरिका में डेवलप किया था। एक्चुअली आपको ध्यान होगा 1886 में, इससे एक साल पहले, आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन बना था, और इसने ना फोनेटिक्स पे जोर देना शुरू किया था, प्रोनाउंसिएशन पे जोर देना शुरू किया था कि हमारे ये जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनके प्रोनाउंसिएशन ठीक होने चाहिए। तो वो इस मेथड में बात होती है। 1886 में वो आईपीए बना, और 1887 में अमेरिका में बर्लिट्स ने इस मेथड को डेवलप किया अमेरिका में। हालांकि वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये जर्मनी और फ्रांस पे इस पे काम होना शुरू हो गया था, और सबसे बेहतर, सबसे अच्छी तरह से ओरिजिनेटेड हुई फ्रांस के अंदर, इसलिए उनके नाम भी यहां जुड़ते हैं। देखिए, पीपल रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश। जीटीएम में इसकी कमी थी, वहां पर स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स की नहीं हो पा रही थी, तो लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस हुई, विच कुड नॉट बी फुलफिल्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए एज अ रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये मेथड पनपा। 1886 बता रहा था आपको, आईपी आया, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन या अल्फाबेट was established for phonetic method, इसको phonetic method के लिए establish किया गया। It was officially adopted in Germany and France, इस मेथड से जर्मनी और फ्रांस में बात होने लगी, एक मेथड खोजा जाने लगा कि जिसमें स्पोकन इंग्लिश सही हो जाए लोगों की, 1900 के आसपास। फिर 1901 में फ्रांस में इस पे सबसे पहले काम हुआ। इट केम फ्रॉम फ्रांस इन 1901। 1901 में फ्रांस से ये मेथड निकल के आया, इसलिए ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। अगर कोई पूछे आपसे कि डायरेक्ट मेथड कहां ओरिजिनेटेड हुआ, तो आप बताएंगे फ्रांस। कोई आपसे पूछे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहां ओरिजिनेट हुआ, तो आप बताएंगे कि वो जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज नेचुरल। इस मेथड का मानना है कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो नेचुरली सीखनी चाहिए, अपने एटमॉस्फियर से। लर्निंग लैंग्वेज मीन्स एक्विजिशन होना चाहिए, अपने एनवायरमेंट से, नेबर से, पड़ोसियों से खुद ब खुद आप इंग्लिश सीख जाए, अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनसे इंग्लिश सीख जाए, ये इस पे बात करता है। इंग्लिश शुड बी टॉट ओनली इन इंग्लिश, ये कहते हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाया जाना चाहिए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इंग्लिश को मदर टंग में पढ़ाया जा रहा था, हिंदी में पढ़ाया जा रहा था, जर्मन में पढ़ाया जा रहा था। ये कहते हैं नहीं, इंग्लिश शुड बी टॉट थ्रू इंग्लिश इन नेचुरल वे, नेचुरल वे से, नेचुरल मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इट्स मेन टेक्निक इज इंग्लिश शुड बी टॉट थ्रू इंग्लिश, इंग्लिश को इंग्लिश के थ्रू ही पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए फिर आपको अगर कोई पोस्टर्स, कोई चार्ट्स और कोई टीचिंग एड्स का यूज करना पड़े तो करें, बट बच्चा इंग्लिश में ही बोलेगा, वो मदर टंग का यूज नहीं कर सकता। ठीक है ना, और देखिए फिलॉसफी ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की अगर आप फिलॉसफी की बात करें,
फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड फैसिलिटी इन राइटिंग फॉलो फ्लुएंसी इन स्पीच। इसकी फिलॉसफी ये है कि अगर आप बच्चे को रीडिंग सिखाना चाहते हैं, राइटिंग में फैसिलिटी या फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, तो फॉलो फ्लुएंसी इन स्पीच, वो स्पीच की फ्लुएंसी के बाद आती है। अगर बच्चे को पहले बोलना आ गया ना, तो लिखना और पढ़ना तो खुद ब खुद ही सीख जाएगा। तो ये रीडिंग और राइटिंग में जो फ्लुएंसी आती है, ये किसके बाद में आती है? स्पीच की फ्लुएंसी के बाद आती है। और ये बात सही भी है, अगर आपको लैंग्वेज बोलना आ जाती है ना, तो लिखना पढ़ना तो खुद ब खुद ही हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना। इसके एडवोकेट्स कौन है डायरेक्ट मेथड के, जिन्होंने इस पे काम शुरू किया, तो जो मेन इसके समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो है प्रेन डरगेस्ट, सोवियर, माइकल वेस्ट और फ्रैंक। ये इसके चीफ एडवोकेट्स हैं जिन्होंने इस पर काम शुरू किया था, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एल सोवियर, जिसका नाम अभी देख रहे थे, ही वॉज बिलीवर इन नेचुरल मेथड। वो इंग्लिश पढ़ाने के नेचुरल मेथड पर बिलीव करता था। नेचुरल मेथड मींस जैसे घर का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वैसे क्लास का भी इंग्लिश का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज की तरह। ये आर्ग्यू करते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज कुड बी टॉट विदाउट ट्रांसलेशन, इसको बिना ट्रांसलेशन के पढ़ा सकते हैं, विदाउट द यूज ऑफ लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, बिना स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज यूज करें। इस मेथड में आप स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते, मदर टंग को यूज नहीं कर सकते, उसके बिना पढ़ाना है, बिना ट्रांसलेशन के पढ़ाना है। इफ मीनिंग वॉज कन्वेड डायरेक्टली थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्शन। अगर आप किसी शब्द का मीनिंग समझाना चाहते हो तो मदर टंग यूज मत करो बच्चे की, ट्रांसलेशन मत करो, आप उसको कोई एक्शन करके बताओ। जैसे आप बताना चाहते हैं कि हंसना, तो उसको आप करके हंस के बताओ, बहुत ही गंदा सा मुझे पता है। रोने का तो रोने की एक्टिंग करके बताओ, वो अपने आप वीप और क्राई को समझ जाएगा। गुस्से का होता है ना, तो गुस्सा चेहरे पर लाके बताओ, ऐसे एक्शन से समझाओ, या डेमोन्स्ट्रेशन, कोई पोस्टर, कोई मॉडल, कोई स्केच बना करके उसको सिखाओ। मदर टंग का यूज मत करो स्टूडेंट की, ट्रांसलेशन मत करो। इंग्लिश शुड बी टॉट थ्रू इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ एक्शंस, टीचिंग एड्स। ओके गाइस, फिर देखो एफ फ्रैंक, ये जर्मन थे। A language could best be taught by using it actively in the classroom without explanation of grammar rules. बिना ग्रामर रूल्स को बताए हुए एक्टिवली क्लास में यूज करो लैंग्वेज को। जीटीएम मेथड में जो जीटीएम था, उसमें लैंग्वेज को यूज नहीं करते, आप केवल रूल सीखते हो। ये कह रहा है कि लैंग्वेज को विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर रूल्स क्लास में यूज करो, एक्टिवली यूज। टीचर मस्ट एनकरेज डायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन द क्लास। टीचर को स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो ग्रामर को, मतलब सॉरी, लैंग्वेज को डायरेक्ट क्लास में यूज करे, ये होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आप डेफिनेशन की हम बात करें तो इस डायरेक्ट मेथड की डेफिनेशन क्या है, तो वेबस्टर एक डिक्शनरी है, न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, उसने क्या कहा कि डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली मॉडर्न लैंग्वेज। कैसे पढ़ाना है, ये जो मैंने कलर कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे पढ़ाओगे आप लैंग्वेज को? थ्रू कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन के थ्रू, इसलिए इसको कन्वर्सेशनल मेथड कहते हैं। डिस्कशन के थ्रू, रीडिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ। अगर आपको रीडिंग करना है तो लैंग्वेज में ही रीडिंग करोगे, उसकी हिंदी नहीं बताओगे आप। विदाउट यूज ऑफ द प्यूपिल्स लैंग्वेज, बिना प्यूपिल की लैंग्वेज यूज करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कन्वर्सेशन करवाना है, डिस्कशन करना है, रीडिंग आपको टारगेट लैंग्वेज में ही करनी है, प्यूपिल्स की लैंग्वेज मदर टंग को यूज नहीं करना, विदाउट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नहीं यूज करनी है, विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, ग्रामर को यूज नहीं करना। बहुत अच्छा कहा इस डेफिनेशन में, सारी बातें आ गई, सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल आ गए इस डायरेक्ट मेथड के। ये सब बातें आपको याद रखनी है। The first word is taught by objects or pictures or by performing actions. अगर आपको पहला शब्द बताना है तो उसको आप ट्रांसलेशन मत करो, ग्रामर यूज मत करो, बच्चे की मदर टंग यूज मत करो, आप उसको कोई एक्शन परफॉर्म करके बताओ, कोई पिक्चर से बताओ, या किसी ऑब्जेक्ट से बताओ, कोई वस्तु ला करके दिखा दो कि भैया देखो ये वो चीज है। शो एंड टेल, डायरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज से ही बताना है, चाहे आपको एक्शन करके बताना पड़े
चाहे पिक्चर से चाहे ऑब्जेक्ट से। कोई फॉर्मल ग्रामर यूज नहीं करनी, ट्रांसलेशन यूज नहीं करनी, पीपल की मदर टंग को यूज नहीं करना, आपको केवल कन्वर्सेशन, डिस्कशन और रीडिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ से ही पढ़ाना है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ने डायरेक्ट मेथड के बारे में। यही आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान दी रखनी है, ठीक है ना। फिर देखिए आप प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स के कौन कौन से मेन प्रिंसिपल जो मैंने पढ़ा है वही बातें हैं। देखिए क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जो है वो टारगेट लैंग्वेज में होना चाहिए। टीचर जो भी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन देगा वो बोलेगा स्टैंड अप, कम ऑन, कम हियर, हिंदी यूज नहीं करेगा, मदर टंग यूज नहीं करेगा, सारे इंस्ट्रक्शंस वो इंग्लिश में ही देगा, टारगेट लैंग्वेज में ही देगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। द यूज ऑफ मदर टंग, बच्चे की जो मदर टंग है उसका यूज नहीं होगा, नॉट अलाउड। इज दैट नेटिव लैंग्वेज ऑफ द लर्नर इज नॉट यूज्ड इन द क्लासरूम। बच्चे की नेटिव लैंग्वेज को क्लासरूम में यूज नहीं करना है। स्टूडेंट्स थिंक इन टारगेट लैंग्वेज एंड स्पीक इन इट। स्टूडेंट जो है वो टारगेट लैंग्वेज में ही सोचेगा, टारगेट लैंग्वेज में ही बोलेगा। मदर टंग का यूज स्टूडेंट नहीं करेगा। मदर टंग इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। जो सोचना है, जो बोलना है वो टारगेट लैंग्वेज में बोलना है। टारगेट लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होंगे, टारगेट लैंग्वेज में बच्चा सोचेगा, बोलेगा, मदर टंग का यूज नहीं किया जा सकता। ये खास बात है डायरेक्ट मेथड की। और देखते हैं इसके पॉइंट्स, खूब सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाए मैंने, एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओ जैस्पर्सन सेज, ये क्या कहते हैं इस मेथड के बारे में? ट्रांसलेशन और टू बी यूज स्पेरिंगली। अगर कभी आपको यूज करनी भी पड़ जाए ट्रांसलेशन तो स्पेरिंगली, बहुत कम, जहां ज्यादा जरूरी है वहीं पर बस। इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रांसलेट होल कनेक्टेड पीसेस। सारे वर्ड्स जो कनेक्ट है आपस में उन सब का ट्रांसलेशन नहीं करना है, बट मेयरली ए वर्ड और एट द वेरी मोस्ट सेंटेंस नाउ और देन। एक शब्द को बस बता दो कभी ट्रांसलेट करना पड़ जाए तो, और कभी कभार नाउ एंड देन कोई ज्यादा से ज्यादा किसी सेंटेंस को बस ट्रांसलेट कर दो, बाकी सारी बातें इसमें ट्रांसलेट करने के लिए अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। इसमें भी जो है ना, टीचिंग की जो यूनिट है वो सेंटेंस है। जिस तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ाने की जो यूनिट है वो सेंटेंस होती है, इन द सेम वे डायरेक्ट मेथड में भी जो टीचिंग की जो यूनिट है वो सेंटेंस है। सेंटेंस इज द यूनिट, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इस मेथड में एक्सपोजिंग द स्टूडेंट्स टू सैंपल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, बच्चों को टारगेट लैंग्वेज को सैंपल्स दिए जाते हैं कि भाई ये आपकी टारगेट लैंग्वेज है, ये सेंटेंस है, ये पैटर्न्स है। एंड एनकरेजिंग हिम टू इमिटेट, वो पैटर्न जो आप देते हो बच्चों को, जो टारगेट लैंग्वेज के कुछ आप सैंपल्स देते हो, आप बच्चों को बोलते हो कि भाई इसको इमिटेट करो, जो हम बोल रहे हैं वो आप सुनो और उसकी नकल करो, इमिटेट करो और फिर रिस्पॉन्ड करो, जवाब दो। ये तरीका होता है इसका, है ना। बच्चों को मदर टंग बोलने के लिए मना किया जाता है, टारगेट लैंग्वेज को सैंपल्स दिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि इनको आप कॉपी करें, इनको आप इमिटेट करें और फिर उसके बाद आप उनको जवाब दें, रिस्पॉन्ड करें। ये तरीका है इस मेथड का। और देखिए आप, it puts emphasis on direct use of English in meaningful situations। आपको डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज का यूज करना है मीनिंगफुल सिचुएशंस में। वो मीनिंगफुल सिचुएशन मतलब टीचर क्लास में कुछ सिचुएशंस बनाएगा मीनिंगफुल, जहां वाकई में लगता है कि यार ये यूज सही हो रहा है, उस यूज को आप वहां करवाएंगे। टीचर इसके लिए मदद करेगा, सिचुएशंस बनाएगा और उस मीनिंगफुल सिचुएशंस में टारगेट लैंग्वेज को स्टूडेंट यूज करेगा। एम्फोसिस ऑन ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज पे एम्फोसिस होगा, बोलने वाली लैंग्वेज पे, लिखने पे और रीडिंग पे नहीं, ओरल लैंग्वेज पे एम्फोसिस रहेगा। यानी कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, बातचीत करने के स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, आपको शुरू से ही बोलने के लिए एनकरेज किया जाएगा। न्यू टीचिंग पॉइंट्स आर इंट्रोड्यूस ऑरली, कोई नया टीचिंग पॉइंट्स अगर आप टीचर बताएगा स्टूडेंट सामने तो वो लिखवा करके नहीं, पढ़ा करके नहीं, ओरली इंट्रोड्यूस करेगा। पहले वो बोलेगा, आप सुनोगे, आप इमिटेट करोगे, फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे। तो ओरल लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस रहेगा। कोई भी नया टीचिंग पॉइंट
ओरली आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्ट्रेस ऑन बोथ स्पीच एंड लिसनिंग, बोलने पर और सुनने पर स्ट्रेस रहेगा। वही बात है, मतलब मेन चीज आपको समझ में आएगी आई थिंक। ओनली एवरीडे वोकेबलरी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो पूरी डिक्शनरी थंबिंग होती थी, पेज पलट पलट के डिक्शनरी के याद करने होते थे। आपको ना एक लंबी लिस्ट दी जाती थी वोकैब की, टेक्स्ट बुक से, डिक्शनरी से, वो आपको लर्न करनी होती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एवरीडे वोकेबलरी और सेंटेंसेस आर टॉट, वही पढ़ाए जाते हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो सेंटेंस, जो वोकैब यूज हो सकती है। ऐसे बेमतलब की लंबी लिस्ट वोकैब की नहीं दी जाती है, ये खास बात है इस मेथड की। और देखिए आप, कॉन्क्रीट वोकेबलरी, सबसे पहले आपको कॉन्क्रीट वोकेबलरी दी जाएगी। कॉन्क्रीट मीन्स मूर्त, जिसको आप देख सकते हैं, शो एंड टेल कर सकते हैं, वो वोकेबलरी दी जाएगी थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। आपको दिखाकर बताया जाएगा, क्योंकि कॉन्क्रीट है तो देख सकते हैं, मूर्त है आप देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन करके कोई वर्ड बताया जाएगा। एप्पल बताना है, एप्पल बताना है, तो आपको एप्पल का एक कोई जो है पिक्चर दिखाया जाएगा, या टीचर खुद एप्पल लेकर क्लास में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट्स जो है आपको दिखाए जाएंगे, पिक्चर्स दिखाए जाएंगे। और जो एब्स्ट्रैक्ट वोकेबलरी थी, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे ऑनेस्टी, जैसे कि ब्रेवरी, जैसे कि ब्यूटी, ठीक है ना, इनको आप कैसे करेंगे? टॉट बाय एसोसिएशन ऑफ आइडिया, जिसको हम थ्योरी ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। कुछ दूसरे आइडियाज से उसको एसोसिएट करके जोड़ के बताओगे कि ये ना ऐसे 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 होता है, उसको कुछ एग्जाम्पल देके समझाओगे, एसोसिएशन से समझाओगे, या फिर डेफिनेशन देके समझाओगे, एक्सप्लेनेशन से समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे, तब बच्चे को समझ में आएगा। और जो कॉन्क्रीट है उसको डेमोन्स्ट्रेशन से, ऑब्जेक्ट से, चीजों को ला करके, दिखा करके, स्केच बना करके, मॉडल से, इससे बता दो। और एक इंपॉर्टेंट बात देखना, यहाँ ग्रामर पढ़ाई जाती है इंडक्टिवली। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, ग्रामर इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। ग्रामर इज नॉट एंड इन इटसेल्फ। इंडक्टिव मतलब पहले एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, फिर ग्रामर के रूल्स दिए जाएंगे। और ग्रामर अपने आप में एंड नहीं होगी, जैसे जीटीएम में होती थी, अपने आप में ग्रामर आखिरी नहीं है, वो तो केवल एक साधन के रूप में, मीन्स के रूप में यूज होगी। इट इज अ मीन्स, ये केवल एक साधन है, मीन्स टू फुलफिल। और जीटीएम में जो ग्रामर थी वो आपके लिए जो है वो डेस्टिनेशन बन गई थी, एम बन गई थी। यहां ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए, करेक्ट ग्रामर इज एम्फसाइज्ड। ग्रामर तो सही यूज करेंगे आप, इस बात पे तो जोर दिया जाता है, बट इट डज नॉट फोकस ऑन ग्रामर रिसाइटेशन। उसके लिए आपको ग्रामर रटाई नहीं जाती, ग्रामर आपको इंडक्टिवली सिखाई जाती है, एग्जाम्पल्स देख के समझाई जाती है, खूब सारे वाक्य आपसे बनवाए जाते हैं, तो आपकी ग्रामर अपने आप ठीक हो जाती है। ग्रामर सही तो होनी चाहिए, बट वो सोल एम नहीं है, स्टूडेंट की मेमोरी से उसको याद नहीं करना, उसको रटना नहीं है, ग्रामर रिसाइटेशन नहीं करना। इसके बाद देखिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सॉट। शुरू से ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे जोर दिया जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे प्रोनाउंसिएशन पे कोई जोर नहीं है, वहां यूज ही नहीं करनी इंग्लिश। वहां तो मदर टंग से आपको लिखना और केवल पढ़ना सीखना था बस, तो प्रोनाउंसिएशन का कोई काम ही नहीं था। यहां पर वो जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन इज वर्कड आउट एट द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। शुरू से ही जैसे टीचर जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन देगा, आपको बताएगा कि यहाँ आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक है, यहाँ आपके गलत है। शुरू से इनको इंप्रूव किया जाएगा। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, खूब सारी स्पीच प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इंटेंसिव, गहन, जबरदस्त तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी स्पीच की। और इन फोनेटिक्स, फोनेटिक्स के अंदर शुरू से ही, ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए। फोनेटिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाएगा। फिर देखिए, एक्सटेंसिव यूज द न्यू लैंग्वेज। न्यू लैंग्वेज का यूज करा जाएगा क्लास में भी, क्लास के बाहर भी, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक्स आर रिप्लेस्ड बाय टीचर। जो जीटीएम था उसमें आप देख रहे थे कि टेक्स्ट बुक टीचर को रिप्लेस कर सकती है। टीचर नहीं भी है तो बच्चा टेक्स्ट बुक से ही पढ़ के समझ जाएगा, लेकिन यहां टीचर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्स्ट बुक जो इंपॉर्टेंट थी जीटीएम में,
या टीचर इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेक्स्ट बुक रिप्लेस हो जाती है टीचर के द्वारा। देयर इज अ क्लासरूम इंटरेक्शन इन दिस मेथड। ये सिखाओ कैसे गए आप लोग, क्लास में ना इंटरेक्शन होगा, क्लासरूम इंटरेक्शन, बातचीत होगी, किस किस के बीच में होगी, टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट का टीचर स्टूडेंट से बात करेगा, स्टूडेंट टू टीचर इंटरेक्शन, स्टूडेंट टीचर से बात करेगा, और स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन, स्टूडेंट स्टूडेंट से बात करेगा। ये सारे इंटरेक्शन होंगे इस मेथड के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन एंड आंसर एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, टीचर क्वेश्चन पूछेगा, स्टूडेंट आंसर देंगे, इंग्लिश में होगा, सब टारगेट लैंग्वेज में होगा, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर आंसर देगा, ऑल इंस्ट्रक्शंस विल बी इन टारगेट लैंग्वेज, ठीक है ना। ये सब होगा, क्वेश्चन आंसर से बात होगी, स्मॉल इंटेंसिव क्लास होंगी जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्वेश्चन आंसर होंगे, इंटरेक्शंस होंगे, नई लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, टीचर्स ट्राइज टू गेट स्टूडेंट्स करेक्ट देमसेल्व्स। टीचर कोशिश करेगा कि बच्चा अपनी गलती खुद ही दूर कर ले। वो जब इंग्लिश बोलेगा, उसको लगेगा मैं गलत हूं, तो अपनी गलतियों को खुद ही सुधार कर ले। ये डायरेक्ट मेथड का एक रोल होता है। जीटीएम में टीचर स्टूडेंट को पनिश कर सकता था, यहां टीचर कोशिश करता है कि स्टूडेंट खुद ही अपनी गलतियों को दूर कर ले। गेट स्टूडेंट्स करेक्ट देमसेल्व्स व्हेन पॉसिबल, मतलब गेटिंग स्टूडेंट्स टू सेल्फ करेक्ट, बच्चा अपने आप को सेल्फ करेक्ट करे, ऐसा टीचर माहौल बनाता है क्लास में। डिक्टेशन से पढ़ाया जाता है, इंग्लिश बोलेगा टीचर, डिक्टेशन करेगा, बच्चा उसको लिखेगा ताकि उसके फोनेटिक्स वगैरह चेक हो जाए, खूब कन्वर्सेशन प्रैक्टिस की जाएगी। स्टूडेंट यूज द लैंग्वेज एंड डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज अबाउट इट। स्टूडेंट लैंग्वेज को यूज करेगा, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगा कि मैं इतना जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये रूल जानता हूँ। अरे भैया तुम कितने रूल जानते हो, कितनी वोकैब जानते हो, उसको यूज तो करो। इस मेथड में स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज को यूज करेगा, डेमोन्स्ट्रेट, दिखावा नहीं करेगा, ठीक है ना, जो जीटीएम में होता था। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं इस मेथड के। अब ऐसे अगर डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया जाए तो क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, क्या लिमिटेशंस है, क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज की बात करें अगर हम लोग, तो उनके ओरल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। प्राइमरी स्किल जो स्पीकिंग और जो लिसनिंग है वो उनकी अच्छी हो जाएगी। बच्चा क्लास में इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, ठीक है ना, ये फायदे होंगे। नुकसान की बात करें तो राइटिंग और रीडिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन, मदर टंग उसकी कमजोर हो जाएगी। एक बात यह कि नेटिव स्पीकर तो अच्छी तरह से बोल लेगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो यूज कर लेंगे, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स नहीं है, जो दूसरे देश के स्पीकर्स हैं, उनको डायरेक्ट मेथड से पढ़ाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। एक बात और है, टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, टीचर्स ट्रेंड नहीं है इस मेथड में, टीचर के प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, टीचर को इंग्लिश में बोलना नहीं आता, तो एक कमी भी है। थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टीचिंग एड्स यूज करने हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, ऑब्जेक्ट्स को दिखाना है, तो थोड़ा सा हार्ड रहता है ना, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव रहता है। फायदे की बात करें तो लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर को बड़ा मजा आता है, उसके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग एड्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी, टारगेट लैंग्वेज। ये कुछ फायदे नुकसान है, वन बाय वन देखते हैं दोस्तों इनको हम लोग। देखिए एडवांटेज की बात करें, ये नेचुरल, चूंकि नेचुरल है तो बच्चा नेचुरली सीख जाता है, उसको दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रेन नहीं होता उसकी मेमोरी पर, वो नेचुरली माहौल से खुद ब खुद सीख जाता है। जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं ना, उनमें डायरेक्ट मेथड को यूज करवाया जाता है, बच्चे को इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश शुड बी टॉट थ्रू इंग्लिश, और नेचुरली क्लास में सा एटमोस्फियर तैयार कर देते हैं। तो नेचुरल मेथड है, लिसनिंग और स्पीकिंग पे जोर है, फ्लुएंसी पे जोर है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लिसन टू स्पोकन लैंग्वेज, क्योंकि टीचर क्लास में इंग्लिश में बोलेगा और बाकी के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में बोलेंगे, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है सुनने की, तो सुनोगे बार बार इंग्लिश तो नेचुरली आप इंग्लिश सीख जाओगे। सब बातें जुड़ी हुई हैं आपस में। इट इज मच यूजफुल फॉर नेटिव स्पीकर्स। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, जो इंग्लिश जिनके घर में बोली जाती है, उनको अगर आप इंग्लिश डायरेक्ट मेथड से पढ़ाओगे ना, तो वो इजीली समझ जाए, उनके लिए तो फायदा है। लेकिन हाँ, जो दूसरी जो मदर टंग जिनकी दूसरी है इंग्लिश के अलावा, उनको थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। लेस इंपॉर्टेंट इज गिवन टू मदर टंग। इस मेथड का फायदा है
कि मदर टंग को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखानी तो नहीं दी भी जानी चाहिए। तो एक फायदा है इसका। और देखिए आप, इट इज एन इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है, इजी मेथड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज टीचर करवाता है। ग्रामिंग को डिस्करेज किया, रटना नहीं है, ग्रामर के रूल्स वोकैब रटने की जरूरत नहीं, यहाँ रटने की जरूरत नहीं, यूज करना है। इट इज लर्नर सेंटर्ड मेथड, ये बाल केंद्रित मेथड, जो आजकल की साइकोलॉजी कहती भी है कि मेथड लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, ये लर्नर सेंटर्ड है। इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं जिससे लैंग्वेज इजी बन जाती है, ये फायदा है। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेक्स्ट बुक का रोल कम हो जाता है, क्योंकि टीचर्स ही सारा सिचुएशंस एटमॉस्फेयर सब तैयार करेगा, स्टूडेंट को एनकरेज करेगा। इट इज साइकोलॉजिकली साउंड, साइकोलॉजिकली भी ये मेथड साउंड है, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड है और लैंग्वेज को बोल के सिखा रहा है, नेचुरल तरीके से सिखा रहा है, तो साइकोलॉजिकली ये अच्छा मेथड है। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक सेंस, इसमें ना आपकी जो लिंग्विस्टिक सेंस है, लैंग्वेज का सेंस, लिसनिंग स्पीकिंग, वो डेवलप होते हैं, जो एक्चुअली में प्राइमरी स्किल भी यही होते हैं। तो ये बहुत सारे इसके फायदे देखे आप लोगों ने, कई सारे फायदे हैं, खासकर ऑरल आपका जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग, वो अच्छा हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, एक्टिविटीज होती है, इसलिए आपको बच्चे को भी अच्छा लगता है, लर्नर सेंटर्ड है। और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब सेंस आपको अच्छा डेवलप हो जाता है, साइकोलॉजिकली भी अच्छा है, टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ इसके एडवांटेज है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस पे, इसकी कुछ कमियां भी हैं। क्या क्या कमी है? अगर आप डायरेक्ट मेथड से पढ़ाओगे तो नेटिव स्पीकर को फायदा हो जाएगा, दूसरे लोगों को फायदा नहीं होगा। एक्सपेंसिव है, लार्ज क्लासेस में ये नहीं यूज कर सकते, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, आपका रीडिंग और राइटिंग कमजोर रह जाएगा, ग्रामर कमजोर रह जाएगा, मदर टंग में प्रॉब्लम आएगी, ट्रांसलेशन सही नहीं होगा, ये कुछ नुकसान हो सकते हैं। द लर्नर इज ओवर एक्सपोज टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, लर्नर के सामने ना आप ओवर एक्सपोज करते हो टारगेट लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटीज का, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज तो आती नहीं है, उसकी जटिलताएं, उसको बार बार आप सामने दोगे, इंग्लिश बोलो तो घबरा सकता है, एक नुकसान। इट इज नॉट मच यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स विद लेस एक्सपोजर टू नेटिव लैंग्वेज, जिन लोगों को नेटिव लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उन लोगों के लिए थोड़ी इस मेथड में दिक्कत होती है, उनके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होता। नॉट अवेलेबल फुली ट्रेन टीचर, और अच्छे टीचर भी अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ इंडिया जैसे देश में। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो आपको ट्रेन टीचर मिल जाएंगे, पर इसमें ट्रेन टीचर नहीं है, तो कैसे पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट्स को? जब टीचर ही नहीं होंगे इस मेथड में ट्रेन, तो कैसे पढ़ाएं? ये एक बड़ी कमी है। उनकी फ्लुएंसी नहीं होती नेटिव स्पीकर की तरह, तो बच्चों की फ्लुएंसी कहां से आएगी, बच्चों के प्रोनाउंसिएशन ठीक कहां से होंगे? इट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स स्किल रादर देन ऑन अ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक की बजाय टीचर के स्किल पर डिपेंड करता है, और जहां टीचर ही नहीं है वो बच्चा कैसे सीखेगा? टीचर है बट नेटिव स्पीकर की तरह उसके अच्छे कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छे उसकी बोलने के तरीके नहीं है, उसका खुद का कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में ये तरीका अपना ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि वहां तो सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं होते, और होते हैं तो उनको इंग्लिश ढंग से बोलनी नहीं आती। फिर देखिए आप, इट इज लेंदी, बहुत लेंदी, क्योंकि आप इतनी सारी एक्टिविटी कराओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। बच्चे को डायरेक्ट अगर ट्रांसलेशन करके मतलब बता दिया जाए तो समय बच जाता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कन्वर्सेशन करवाएंगे, आप उसको ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा, ये लेंदी है। क्योंकि टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू गो टू ग्रेट लेंथ टू अवॉइड यूजिंग द नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज तो यूज कर नहीं सकते, तो टाइम ज्यादा लगता है, इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके अलावा एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि लैब, एटमॉस्फेयर, ऑडियो वीडियो एड्स को यूज किया जाता है, और ये सब बहुत महंगे काम होते हैं, पॉपुलर नहीं है, ज्यादा ज्यादा पॉपुलर नहीं, क्योंकि टीचर शॉर्टेज है। इनकम्प्लीट मेथड है, केवल जोर किस पे होता है? स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे, रीडिंग और राइटिंग पे तो काम ही नहीं होता, स्ट्रेस ओनली स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो ये भी एक दिक्कत है, तो इसलिए कंप्लीट मेथड नहीं है। तो देखो, वो जो जीटीएम था वो भी कंप्लीट नहीं था, क्योंकि वो रीडिंग और राइटिंग पे जोर देता था, और ये केवल स्पोकन और रिटन इंग्लिश पे जोर देता है, इसलिए ये वाला भी कमी है इसके अंदर। इसके अलावा कंफ्यूजन बहुत होते हैं, क्योंकि जब आप इंग्लिश को इंग्लिश में सिखाओगे तो बच्चा इंग्लिश जानता ही नहीं है, तो कैसे समझेगा उसको बड़ी दिक्कत आएगी, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग में दिक्कत आएगी।
सिस्टमेटिक नहीं है, कैसे पढ़ाएं, पहले क्या पढ़ाएं बाद में क्या पढ़ाएं। आप तो इंग्लिश वाला स्टूडेंट को इंग्लिश में कैसे पढ़ा दोगे, क्या सिस्टम फॉलो करोगे, वो सिस्टम इसमें नहीं है। लेबोरियस मेथड है, टीचर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्टूडेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और टीचर और स्टूडेंट इतने है ना इनोवेटिव नहीं होते, लेबोरियस नहीं होते, तो इसलिए इस मेथड के सीखने में दिक्कत आती है, इसलिए मेथड फेल भी हुआ। ग्रामर को नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब बच्चों को भी ग्रामर की जरूरत है कि ग्रामर तो इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, तो ग्रामर कमजोर हो जाती है। आप देखना इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की ग्रामर कंपेरेटिवली जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बच्चे पढ़ते हैं उनसे कमजोर होती है। वो अच्छा बोल लेंगे, अच्छा लिख भी लेंगे, बट ग्रामर में वो गलतियां कर सकते हैं। इसलिए जो कंपटीशन में ग्रामर आती है ना, वहां कई बार इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट पीछे रह सकता है। ग्रामर को नेग्लेक्ट करते हैं। और नो डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आपको चाहिए थे ना, वो रिजल्ट्स भी इस मेथड में आपको नहीं मिल पाते। तो ये कुछ कमियां हैं दोस्तों इस मेथड की। तो ये डायरेक्ट मेथड अपना पूरा हो गया। क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और क्या ये मेथड होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप ये वाली क्लास दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट मेथड क्या है पूरा हमने समझ लिया, उसका पूरा हमने चीजें देख ली, प्रोज एंड कॉन्स और प्रोसीजर मेथड सब देख लिया। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लास समझ में आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।